औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक बिगड़ी हुई इक्वेशन है, पहले तो हमें इसको सुधारना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन थ्री टर्म्स, पहली एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट, यानी कि एक्स की पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होती हैं। फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर 2, फिर 1 और फिर 0, यानी कि एक्स गायब। और एक्स से मुराद कोई भी वेरिएबल, जरूरी नहीं कि एक्स हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब यहां पर सबसे पहले तो इसको सुधारने के लिए और इसको सही मायनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस हैं, ये जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स का कॉम्बिनेशन आ जाए आपके सामने, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। और जब फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो उन फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाजमी है कि हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें और डिनोमिनेटर्स के एलसीएम की मदद से इसको सिंप्लीफाई करें। तो अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं? एक लॉन्ग फ्रैक्शन यहां पे ड्रॉ करते हैं और उसके बाद अब हम एलसीएम लिखेंगे। अब यहां अगर नंबर होते तो हम नंबर के बारे में तो खुद ही सोच लेते, कोई भी ऐसा नंबर जो उनकी टेबल में आ जाए, या वो बच्चों वाले तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप एलसीएम ले लेते। मगर यहां पर है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ +4 और x-4 इस तरह से लिखा है। तो याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर्स में इस तरह से वेरिएबल्स आ जाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएं, तो याद रखिएगा फिर एलसीएम लेना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि नंबर्स में तो आपको सोचना पड़ता है, हिसाब किताब करना पड़ता है। लेकिन जब नंबर्स नहीं है तो ये तो खुशी की बात है, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो जान छूटी हिसाब किताब से, ऐसे एलसीएम वगैरह निकालने से। हम सिंपल क्या करने वाले हैं, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहां पर एलसीएम के तौर पर। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? x+4, हम क्या लिख देंगे? x+4। अब मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जितने भी डिनोमिनेटर है सब लिखते चले जाएं। फिर क्या लिखा हुआ है? x-4, हम भी लिख देंगे x-4। अगर और कोई फ्रैक्शन होती तो उसमें भी कोई डिनोमिनेटर होता, वो भी ऐसे लिख देते। ठीक, तो इतना आसान होता है जब नंबर्स नहीं होते तो एलसीएम लेना कितना आसान हो जाता है, एज इट इज आप लिखते हैं। हाँ, अलबत्ता फर्ज कर लें अगर इधर भी x+4 लिखा होता और इधर भी x+4 लिखा होता तो हम x+4 को बस एक बार लिखते, दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप फिर भी आप कहते हैं नहीं यहाँ x+4 दिख रहा है तो यहां से भी देखकर लिखना है, और यहाँ x+4 दिख रहा है तो यहां से भी देखकर लिखना है, तो गलत नहीं होता। क्योंकि याद रखिएगा मैथ्स में आप जो तरीका सीख रहे हैं उस तरीके को मजीद आसान बनाने के लिए आप उसमें चेंजेस तो ला सकते हैं, जो लीगल चेंजेस हैं, जो वैलिड चेंजेस हैं, जो अलाउड चेंजेस हैं, वो तो आप ला सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप चीजों को सीख रहे हैं, अगर आप उसी तरीके पर भी मुसलसल उसी तरीके को फॉलो करें तो भी आपका जवाब बिल्कुल सही आता है। तो हमारे लिए सिर्फ एक आसानी हो सकती थी और उस आसानी को भी इस्तेमाल करना हमारे ऊपर एक ऑप्शन हो सकता था अगर यहां पर दोनों डिनोमिनेटर्स क्या होते? सेम होते, तो हम उन दोनों को एक बार लिख देते बजाय कि दो दो बार लिखते। और अगर आपका दिल चाह रहा था नहीं नहीं दो दो बार लिखेंगे क्योंकि दो बार दिख रहा है, तो दो बार लिखकर भी आप कर सकते थे। अब आपको पता है जब हम एलसीएम लिख लेते हैं तो हम क्या वर्किंग करते हैं? बहुत ही आसान तरीन वर्किंग। मैंने आपको कहा था टेक्निक, एक ट्रिक है जिससे हर किस्म के एलसीएम पर आप वर्किंग कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और एलसीएम और डिनोमिनेटर में जाहिर बात है डिवाइड करने का मतलब क्या है? सेम चीजें क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती हैं, और जो बचता है वो रिजल्ट होता है। जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? न्यूमरेटर से। ये वो फुल प्रूफ तरीका है जिससे किसी भी तरीके के एलसीएम को आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे वहां डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हो या चाहे वहां डिनोमिनेटर्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो। ये वो तरीका है जिससे आप दुनिया के किसी भी किस्म के एलसीएम को काबू में कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्री के सिस्टम की हो, साइन कॉस वगैरह फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, और अभी आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सिस्टम में भी एलसीएम, हर किस्म का एलसीएम आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब बारी बारी दोनों फ्रैक्शंस पे काम करते हैं। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम ये रहा, ये कैसे लिखा था? बस जो दिखा वो उठा के लिख दिया, लो हो गया एलसीएम। तो x+4 x-4 एलसीएम की जगह आ गया, और डिनोमिनेटर पहली फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब जो पहली फ्रैक्शन नीचे लिखा है x+4
डिवाइड में आपको पता है सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल। अब क्या रह गया, x माइनस 4। यह x माइनस 4 जो रह गया ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर क्या है पहली फ्रैक्शन का, 1 है। तो x प्लस x माइनस 4 1 जा x माइनस 4, जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट है वो इधर लिख देंगे, फिर माइनस साइन। ठीक, अब यही काम यही तरीका इधर होगा। तो अब यहां पर आप चाहें तो फिर वैसी एलसीएम की जगह पुट करें नीचे, या नंबर 1 डाल देंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन था, फिर नंबर 2 डाल दें और सेकंड फ्रैक्शन भी वैसे काम शुरू कर दें। एलसीएम तो फिर यही आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा नीचे, x माइनस 4, और जैसे पहले x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हुआ था, अब x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल होगा, और रिजल्ट क्या बचेगा, x प्लस 4, और x प्लस 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन न्यूमरेटर क्या है, 1 है। तो आपको पूरी थीम समझ में आई, ठीक, कि किस किस सोच से इस तरह की चीजों को मैनेज करते हैं। तो अगर आपको ये थीम आपके जहन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है जब आप इस तरह के सवालात को कर रहे हो कभी भी मैथमेटिक्स में, तो आपको रफ वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यहां ये समझाया गया है कि सोचना कैसे है। ठीक, सोचना कैसे है, यहां पर सोच है, ये हमारी सोच है, ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली सोच है, जिस तरह से हमने ऐसी प्रेजेंट की है। यहां पर अगर हम सिंपल करना चाहें इस चीज को, तो सिंपल क्या है, एलसीएम और डिनोमिनेटर में जो सेम है वो कैंसिल समझे, और जो डिफरेंट है, जो अलग है, जो कैंसिल नहीं हो पा रहा, उसे उठा के न्यूमरेटर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सेम तरीका दूसरे अल्फाजों में आपसे कहा है मैंने। ठीक, अब देखिए जो मैंने कहा उस पर अमल करते हैं। यहां पर एलसीएम और डिनोमिनेटर में जो सेम है उसे कैंसिल कंसीडर करें। तो ये रहा एलसीएम और ये रहा डिनोमिनेटर, दोनों में सेम क्या बताएं, x माइनस 4। तो बस x माइनस 4 से x माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखें एलसीएम में बचा क्या, जो बचा वो जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। क्या बचा, x प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। और आप जब भी कुछ भी माइनस साइन के बाद लिखते हैं अंडर ब्रैकेट लिखते हैं, क्योंकि हम अगले स्टेप में माइनस साइन से इन टर्म्स को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो आप देखें ये जो अब हमने कहा कि सेम कैंसिल और जो बचेगा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यही गेम तो सारी यहां चल रही थी, यही कहानी तो यहां हो रही थी। और ये जो हम सेम कैंसिल कर रहे हैं, असल में इसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, डिवाइड करना। हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, असल में डिवाइड करते हैं, तभी तो कैंसिल करते हैं। कैंसिल का मैथमेटिकल नेम डिवाइड है, कैंसिल मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से फर्ज कर लें कहीं पर ये ऐसे लिखा हुआ आता है, अब इसे करना है। अब आपको सिंपल पता है कि जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाए तो बस जो दिखे उठा के लिख दें। x प्लस वाई दिख रहा है, x प्लस वाई लिख दें, x माइनस वाई दिख रहा है, x माइनस वाई लिख दें, फिर x प्लस वाई दिख रहा है, x प्लस वाई तो अब लिख चुके, तो अब लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब आप इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर इस कैंसिल को डिवाइड करने की काबिलियत रखता है। x प्लस वाई किस कोड आएगा, x प्लस वाई कोड आएगा। ठीक, अब आप सिंपल कैसे वर्किंग करेंगे, जब आप फर्स्ट फ्रैक्शन में वर्किंग करेंगे तो चाहे तो ऐसे कर लें या चाहे आप जबानी करें। जबानी कैसे करें, देखिए सेम क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, x माइनस वाई बचा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस वाई 1 जा x माइनस वाई, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। अब फिर ये डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें, तो जो भी एलसीएम में डिनोमिनेटर के मुकाबले में सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, बचा क्या, x प्लस वाई न्यूमरेटर यानी कि 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या है, -3, ये थर्ड फ्रैक्शन आ गई, थर्ड फ्रैक्शन। फिर x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, x माइनस वाई, जो बचेगा वो ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, मार्केट में और भी कई तरीके समझाए जाते हैं जो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को बड़े पसंद आते हैं और वो होती भी अच्छे हैं, नो डाउट,
मिसाल के तौर पर हो सकता है कहीं पर इस तरह की फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना ऐसे सिखाया जा रहा हो कि ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये आ गया। x प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, ये माइनस से मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर्स में भी इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख लिया, हो गया। अब याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मैथ में कॉन्सेप्ट है वो कब है, वो उस वक्त है कि जब दरमियान में क्या हो, इक्वल्स टू का साइन हो, दो फ्रैक्शन के दरमियान में। तो अभी कहते हैं x माइनस 4 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 4 इधर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बस आप समझने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है एलसीएम को मैनेज करने की, कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी एक सोचने का तरीका है। मगर मसला क्या है इस तरीके में, ये तरीका यहां तो आपने सोच दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, लो हो गया, सोच लिया। अब सवाल ऐसा आ गया, अब ऐसे किधर घुमाएंगे, किसको किधर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तीन फ्रैक्शंस आ गई, क्या करेंगे, फ्लॉप हो गया तरीका। ये तरीका क्या हो गया, जब तीन फ्रैक्शन आई तो फेल हो गया। तो मैथ्स किस तरीके से सीखनी और समझनी चाहिए, वो तरीका जो मास्टर की हो, वो तरीका जो सब जगह सुपर डुपर हिट हो, वो तरीका जो हर किस्म के सवालात को काबू में करने की सलाहियत रखता हो, और वो तरीका ये है। दुनिया में किसी भी किस्म की फ्रैक्शंस का आप एलसीएम ले रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, ये तरीका कभी फेल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा देव जिन तरीका है, हर एक को एकदम आगे काबू कर लेगा, उठा के पटक देगा, चाहे जैसा भी सवाल हो, जवाब सामने लाके आपके पटक के रख देगा। वो ये एक तरीका कभी नहीं कहेगा कि हार मानी, ये मेरे बस का नहीं है। जबकि बहुत से तरीके ऐसे होते हैं जो कहीं पर पास होते हैं और बेचारे कहीं पर फ्लॉप होते हैं। ठीक, अच्छा देखिए मिसाल के तौर पर ये एक सवाल है, इसमें सबसे पहले आप में से कोई बताए क्या एलसीएम आएगा। नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स हैं, क्या एलसीएम आएगा, बताए ना, क्या मतलब क्या क्या एलसीएम होगा। एक्सीलेंट, ए बी, यहां से ए देखा, ए लिख दिया, यहां से बी देखा, बी लिख दिया। अब यहां पर तो ए बी, ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम ए बी, तो क्या जरूरत पड़ी लिखने की। लेकिन फर्स्ट कर लें, अगर ये ए प्लस बी या ए माइनस बी होता तो लिखना पड़ता, क्योंकि ए प्लस बी एक नई चीज बन रही है। जैसे मिसाल के तौर पर ये नंबर 2 है, ये एक नंबर 3 है, तो आपने 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, मगर वो नंबर तो फिर 2 + 3 5 हुआ ना, तो 5 तो एक नई चीज बन गई है। याद रखिएगा अगर वेरिएबल्स के दरमियान में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो वो अलग कंसीडर किया जाता है, वो सेम नहीं होता। तो अगर यहां पर a प्लस बी होता तो हम अलग से वो भी लिखते। बस अब क्या होगा, अब आपको पता है हर एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। जब फर्स्ट फ्रैक्शन पर आप काम करेंगे तो a से a कैंसिल, b 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2b, फिर b से b कैंसिल, a 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 है, फिर माइनस साइन के बाद पूरा ab से पूरा ab कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, 1 5 जा। अब सेम टर्म्स आपस में एक्सेप्टेड होती है ना, नहीं हो सकती, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ना कुछ एक्सेप्टेड हो रहा है ना कुछ कॉमन आ रहा है। सही। अच्छा अब मैंने आपको ये कहा था कि 2/a + 3/b - 5/ab, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप आसानी उठाना चाहें रिपीट ना करने की, तो वो आप अपने ऑप्शन पर उस आसानी को अवेल कर सकते हैं। मगर फर्ज कर लें आपके जहन में बस यही बात अटक गई, यही बात चिपक गई कि जब वेरिएबल्स हो तो जो भी वेरिएबल हो उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, एज इट इज। ठीक, तब आपने क्या किया, ए लिखा, यहां से लिखकर क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और यहां से लिखकर क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब क्या होगा, अब ये ए तो सिर्फ एक ए को कैंसिल कर पाएगा और बचेगा क्या एलसीएम में, बी ए बी। ये बी ए बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 2BAB। तरीका भाई फॉलो करना है, कोई टेंशन नहीं है मैथ्स में।
ठीक, अब नहीं पता या नहीं याद रहा कि हम यहां पर आसानी ले सकते थे, ए बी दिख रहा है लिख गया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, भूल गए कोई मसला नहीं। अब बी से बी कैंसिल होगा, ए बी ए, बचा क्या अब्बा, ए बी ए, ये ए बी ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब माइनस साइन के बाद ए बी से ए बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या ए बी, ए बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, क्या बचा 5 ए बी। अब देखा जाए तो ये 2 बी ए बी है, ये 3 ए बी है, वो 5 ए बी है, कुछ भी सेम टर्म नहीं है, यानी कि एड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है और इधर भी ए बी है, तीनों टर्म में जो चीजें भी सेम होने आप क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं मानी जाती जब तक अगर कुछ कॉमन आ रहा हो आप कॉमन ना लें, तो कॉमन तो लेना पड़ेगा। ठीक, तो हमें यहां दिख रहा है कि यहां पर ए बी कॉमन है। ठीक, तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, ए बी कॉमन ले लिया। अब जब ए बी कॉमन ले लिया तो देखिए पहली टर्म में से ए बी बाहर है, क्या रह गया 2b, दूसरी टर्म में से ए बी बाहर है, सिर्फ क्या रह गया 3 और a, और तीसरी टर्म में से ए बी बाहर है, सिर्फ क्या रह गया -5 और डिवाइडेड बाय ए बी। अब ये मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ए बी है ना, नीचे का भी ए बी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, और बचा क्या 2b प्लस 3a -5 डिवाइडेड बाय ए बी। देखिए यही जवाब आ गया, मगर क्योंकि हमने रिपीट कर दिया था इसलिए जवाब लाने में थोड़ी सी देर लग गई, मगर जवाब तो आ गया। कोई ऐसे करेगा उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई ऐसे करेगा उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ वक्त का फर्क पड़ेगा, एक जगह वक्त ज्यादा है एक जगह वक्त कम है। ठीक, ये टॉपिक जब तक आप जिंदगी में मैथ्स पढ़ने जान नहीं छोड़ेगा, आपको फ्रैक्शंस को ऐड या सेपरेट करने की जरूरत पड़ती ही रहेगी, इसलिए ये चीज आपको बहुत अच्छे अंदाज से आनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, x -4 एज इट इज, अब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा और इधर इक्वल्स के बाद 4 एज इट इज। अच्छा माइनस प्लस क्या हो जाएगा -x और माइनस प्लस -4। ठीक, और डिनोमिनेटर में x + 4 x - 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप चाहे तो तफसील से मल्टीप्लाई करवाएं, पहले x से फिर x 4 से फिर 4x और फिर 4 से, मगर आप जानते हैं जब दो ब्रैकेट्स में टर्म सेम हो, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो दोनों ब्रैकेट्स और साइन का फर्क आए, तो आप यहां पर a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो ये आपने बस डायरेक्ट जवाब लिख दिया प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया है। तो यहां पर भी x + 4 x - 4 किसके इक्वल हो जाएगा, x² - 4² और इक्वल्स के बाद ये 4 एज इट इज। इधर +x से -x क्या हो जाएगा कैंसिल, -4 और -4 टोटल माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा -8 और इधर x का स्क्वायर एज इट इज और 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 16 और इक्वल्स टू के बाद यहां 4 एज इट इज। अब x² -16 इधर डिवाइड कर रहा है, वापस जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो -8 एज इट इज और 4 के साथ x² -16 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें करना तो ये चाहिए कि हम 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 × x² क्या हो जाएगा 4x² और 4 16 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 64। और याद रखिए नॉर्मली यही होता है, मगर यहां पर हमें एक लूज बॉल मिली है, फुल टॉस मिली है कि छक्का लगा दें। ठीक, तो मैथ्स में कभी कभी जब फुल टॉस मिले तो आपको पहचान होनी चाहिए। अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई ना करवाऊं बल्कि ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वापस जाकर क्या करवा दूं डिवाइड करवा दूं, तो 8/4 यहां क्या रह जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 4 और 8 दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे और हमारी इस 4 से क्या जान छूट जाएगी। ठीक, सवाल बड़ा सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं आता तो आप क्या करेंगे 4 को से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर भी सही जवाब आएगा।
कभी भी फिक्र नहीं करनी कि अगर हमें हमें जहन में आइडिया नहीं आया तो, अगर हमने लूज बॉल मिस कर दी कोई बात नहीं, अगली बॉल छक्का मारने की ट्राई कीजिएगा, कोई मसला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर मैंने यहां क्यों कहा कि लूज बॉल है, इसलिए कहा क्योंकि यहां 8 है, हो सकता है 9 लिखा होता। अगर यहां 9 लिखा होता 8 की जगह, तो मुझे बताइए क्या 4 जब यहां पे आके डिवाइड करता तो क्या वो 9 को कैंसिल कर पाता? 4 नहीं कर पाता। फिर तो थोड़ी लाते हम 4 को यहां पर, फिर तो हम 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते। वो तो लकीली हमें एक रास्ता मिल गया कैंसिल करने का, एक आसानी मिल गई कि यहां क्या लिखा हुआ दिख गया 8, तो यहां पर हमें बहाना मिल गया सवाल को मुख्तसर करने का। तो इस वजह से बजाय कि हम 4 को वहां जाके मल्टीप्लाई करवाएं, हम यहां -8 को डिवाइड करवा देते 4 से, और इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ x स्क्वायर -16, और ये क्या हो जाएगा? 4 1 4, 4 2 8, तो यहां रह गया -2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -16। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाने के लिए तमाम टर्म्स को एक तरफ होना चाहिए, तो ये 2 जो इधर माइनस में वहां जाकर किस में हो जाएगा? प्लस में, और इधर क्या रह जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -16 प्लस 2, x स्क्वायर -16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -16 प्लस 2। देखिए माइनस का स्कोर 16 है, प्लस का स्कोर 2 है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि प्लस और माइनस की टीम का हमेशा मैच चल रहा है। प्लस की टीम ने 2 रन बनाए, माइनस की टीम ने 16 रन बनाए, तो आपको रिजल्ट बताना है कि कौन सी टीम जीती और कितने रन से। माइनस की टीम जीती है 14 रन, बस -14 लिखेंगे, ठीक है। अब हम तो बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 कर लिया और स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर दिया, मगर प्रॉब्लम क्या, हमें क्या कहा गया, किस तरीके से करो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। इसलिए यहां पर अब जो x स्क्वायर के साथ लिखा है उसे हम क्या मानेंगे? a मानेंगे, और जो x से लिखा होता है उसे b मानते हैं, तो यहां तो x की टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 0 है, और c क्या है? कांस्टेंट है -14। अच्छा, इस बात की कोई टेंशन ना लें कि ये तो राइट हैंड साइड पे लिखा है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तमाम टर्म्स कहां होती हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर, और 0 कहां होता है? राइट हैंड साइड पर। याद रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अगर कभी कोई कहे कि x बराबर है 5 के, या अगर कोई कहे कि 5 बराबर है x के, इन दोनों इंफॉर्मेशन, दोनों फैक्ट्स में फर्क क्या है? कोई फर्क कर सकता है? कोई इंफॉर्मेशन में फर्क कर सकता है? याद रखिएगा, ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप हमेशा जो भी टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर ही 0 लिखेंगे। अगर वो तमाम टर्म्स 0 के इक्वल हैं, तो आप ये कहें कि 0 उन टर्म्स के इक्वल है, या आप ये कहें कि ये तमाम टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन 0 के इक्वल है, एक ही बात है। हाँ, बस क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाने की शर्त क्या है? एक तरफ क्या होना चाहिए? 0, और एक तरफ सारी टर्म्स जमा होनी चाहिए। तो हमने एक तरफ तमाम टर्म्स को जमा कर तो लिया है, और आप चाहें तो और करके इसको घुमा के भी लिख सकते हैं। आप लिख दें x स्क्वायर -14 इक्वल्स टू 0, ठीक है, या लिख दें 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर -14। यानी कि आप इमेजिन करें, अगर आप टीचर हैं और कोई स्टूडेंट ऐसे लिख देता है, आप इसको गलत करेंगे? क्योंकि गलत नहीं लिखा हुआ तो इसको कोई गलत कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, जब आप सही लिखें तो कॉन्फिडेंटली काम करें, कोई डर नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, इसको ऐसे कर दे, इसको वैसे कर दे तो क्या होगा, ठीक। तो ये फजूल की टेंशन है, मेरे बाल खराब हो रहे, मेरी शक्ल बुरी लग रही होगी, तो बाल खराब होने से शक्ल का क्या ताल्लुक है? शक्ल तो वैसे ही है, ठीक। चलें, तो यहां पर अब आए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b क्या है? 0, प्लस माइनस b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, -4ac, a क्या है? 1 है, और c क्या है? -14, और डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है? 1 है।
अब देखिए जीरो से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस प्लस माइनस लिखा रहने दें, क्योंकि रूट से बाहर आने वाली वैल्यू प्लस माइनस में लिखी जाती है। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 इंटू 14 क्या हो गया, 56 हो गया, और 2 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन, यहीं से आप हिंट ले सकते हैं। 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है और 14 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है, तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक, क्योंकि इत्तेफाक है ना, प्लस माइनस तो करना नहीं पड़ा, जीरो था, तो यहीं से हमने हिंट ले ली, वक्त बचा लिया। ठीक जी बिल्कुल, 4 और 14 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में थे, तो 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया, और 14 को क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आप यहां पर प्राइम नंबर्स लिखें, ऐसे प्राइम नंबर जिनका प्रोडक्ट वापस क्या है, 56 आए, और जिनको ये आइडिया ना आए वो 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसी करेंगे जैसे करते हैं। 2 2 जा 4, 1 उधर 6 पे चला गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है रूट में जिसका पेयर बनता है ना वो बाहर आता है, तो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 ऐसे ही रह जाएगा। यानी कि हुआ क्या, ये वाला 14 तो अंदर ही रह गया, और 4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर था इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, बाहर आ गया 2। ठीक, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 14। ठीक है क्लास, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।